हेलो एवरीवन। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सेक्शन 20, 21 एंड 21A के बारे में। राइट। इससे पहले हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कवर कर चुके हैं। हम सेक्शन 15 टू सेक्शन 18 भी कवर कर चुके हैं। राइट। तो आइए देखते हैं कि ये सेक्शंस क्या कहते हैं। हम सेक्शन 20 से शुरू करते हैं। राइट। सेक्शन 20 बात करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर defendants reside or cause of action arises. Right. It says other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arises. अब ये other suits कौन से हैं? तो देखिए, हमने सेक्शन 16 टू 18 हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सूट्स पढ़ा कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट है तो वो कौन से सेक्शंस में कवर अप हमने किया? सेक्शन 15 टू 18 में। फिर अगर कोई डिस्प्यूट मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी या एक पर्सन के अगेंस्ट है, मतलब एक रॉन्ग किया गया एक पर्सन है मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो वो हमने सेक्शन 19 में पढ़ा। तो बेसिकली टॉर्ट वगैरह से रिलेटेड केसेस हम सेक्शन 19 में उनका जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है। अब इसमें जो कुछ भी बच गया, राइट, तो सेक्शन 15 टू 18 अलग अलग चीजें, सेक्शन 16 टू 18 अलग अलग चीजें कवर करता है। राइट। हमने देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अलग अलग सूट्स जो हैं वो इन सब में आते हैं। बट देन फिर 19 में हमने टॉर्ट्स पढ़ा। अब उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो वो उसका जुरिस्डिक्शन, उस तरह के डिस्प्यूट का जुरिस्डिक्शन कहां से डिसाइड होगा? उसका जुरिस्डिक्शन सेक्शन 20 से डिसाइड होगा। इट टॉक्स अबाउट रेसिडुअरी सूट्स, अदर सूट्स, मतलब बचे हुए सूट्स की वो सूट्स जो अभी तक जो सेक्शंस मेंशन्ड है उनमें जो मेंशन नहीं है, राइट, जिन सूट्स के बारे में, तो अगर वैसा कोई सूट आया तो वो कहां जाएगा? तो बेसिकली बाकी सारे सूट्स जो हैं वो अदर सूट्स कहां इंस्टीट्यूट किए जाएंगे? सेक्शन 20 कहता है, सेक्शन 20 उसके लिए रूल लेट डाउन करता है। राइट। हम देखते हैं कि सेक्शन 20 बात क्या करता है। राइट। इट सेज अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। ओके। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड, एवरी सूट shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction. ठीक है। The defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. ठीक है। तो ये कह रहा है, एक बात तो इसने ये कह दी कि अगर जब कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाना है तो वो वहां पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है या रहता है, या फिर जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ओके। फिर आगे ये बोलता है कि किस कोर्ट के लोकल लिमिट्स में, जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स में, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट्स में क्या होता है? डिफेंडेंट अगर रहता है, बिजनेस करता है या फिर पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन। इनका एक एक का मतलब हम अभी समझेंगे। और any of the defendants where there are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntarily reside or carries on business or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the court is given or defendants who do not reside or carry on business as aforesaid acquiesce in such institution. ठीक है, समझेंगे हम इनका एक एक मतलब समझेंगे अभी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस। तो बेसिकली ये तीन चीजें बता रहा है। एक, तीन चीजें क्या बता रहा है? एक्चुअली चार चीजें। मान लो ए जो है, ए को अगर कोई डिस्प्यूट है, ए को बी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना है, कोई डिस्प्यूट है, राइट, तो राइट, जो 16 टू 18, 16 टू 19 की कैटेगरी से अलावा कोई डिफरेंट डिस्प्यूट है, डिफरेंट केस है, हम इसके इलस्ट्रेशंस अभी देखेंगे। राइट। तो उस केस में ए कहां कहां सूट फाइल कर सकता है? तो ए प्लेंटिफ है
और बी के अगेंस्ट उसको सूट फाइल करना है, राइट। तो बी क्या हुआ, बी डिफेंडेंट हुआ, जिसके ऊपर रॉन्ग अलेज किया जाता है वो डिफेंडेंट होता है। तो ए कहां कहां सूट फाइल कर सकता है, ए सूट फाइल कर सकता है जहां पे बी रिसाइड करता है, जहां पे बी का बिजनेस है, या फिर जहां पे बी पर्सनली वर्क करता है, वेयर बी पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, राइट। तो इन जगहों पे कर सकता है, प्लस जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट क्या किया बी ने, ए ऐसा कह रहा है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, राइट। और ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ इंदौर में, राइट, ठीक। तो तीन जगहें तो ये हो गई जहां पे बी केस फाइल कर सकता है, जहां पे ए केस फाइल कर सकता है बी के, जहां पे या तो बी रहता हो, बी बिजनेस करता हो, बी पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो, और चौथी जगह कहां है, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो इन चार जगहों पे केस फाइल कर सकता है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, ठीक है। समझते हैं इसको, हम बहुत आराम से समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे, कहीं कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा, राइट। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 20 क्या कह रहा है। इट सेज, इसका सेक्शन 20 में आगे एक्सप्लेनेशन की बात आ रही है। तो बेसिकली बात कर रहा है कि अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी अ बिजनेस, डीम्ड टू कैरी बिजनेस एट इट्स सोल, ओके, और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज ऑल्सो अ सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन को भी हम समझेंगे, राइट। अब हमने एक बार सेक्शन 20 देख लिया है, इस सेक्शन 20 को अब हम इसके एक एक वर्ड को बिल्कुल एनालाइज करेंगे, प्रॉपरली समझेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें इलस्ट्रेशंस दिए गए, ठीक है, हम इलस्ट्रेशंस भी पढ़ेंगे, राइट। अब हम शुरुआत करते हैं एक चीज से कि हम ये देखते हैं कि इस सेक्शन में डिफेंडेंट को इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों दी गई। आपको ऐसा लगेगा कि जब आप सेक्शन 20 पढ़ोगे तो सेक्शन 20 में जुरिस्डिक्शन किस हिसाब से डिसाइड हो रहा है, एक तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उस हिसाब से डिसाइड हो रहा है, और दूसरा जहां पे डिफेंडेंट रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, या पर्सनली वर्क कर रहा है फॉर गेन, राइट। तो सेक्शन 20 में इस हिसाब से डिसाइड हो रहा है। तो मतलब कॉज ऑफ एक्शन, या तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मान लो ए ने बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है वो ब्रीच इंदौर में हुआ, तो एक तो इंदौर में फाइल कर सकते हो। उसके अलावा बाकी तीन जगहों पे, अगर वो बंदा कहीं और रह रहा है, भोपाल में रह रहा है, बिजनेस उसका झांसी में है, और पर्सनली वर्क फॉर गेन वो झांसी में करता है, तो इन जगहों पे भी कर सकता है, केस फाइल किया जा सकता है। ए जो है बी के अगेंस्ट यहां पे भी केस फाइल कर सकता है। तो इतनी ज्यादा वैल्यू डिफेंडेंट को क्यों दी जा रही है, ये ऐसे डिफेंडेंट के हिसाब से क्यों डिसाइड किया जा रहा है कि केस कहां फाइल किया जाएगा। तो उसका आंसर हमें एक लैंडमार्क जजमेंट था ईविंग वर्सेस ईविंग का, इसमें ये एक फेमस लाइन यहां से इसमें बोली गई, इट सेज इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ कौन, जिसने केस फाइल किया है, who seeks justice or equity from the defendant must act in personam, okay, as against the defendant to file the suit, therefore he must follow the defendant, okay। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ must follow the defendant to wherever he works or carries on business or resides or where causes of action has arisen। तो बेसिकली इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट से रिलीफ चाहिए तो वो रिलीफ लेने के लिए प्लेंटिफ मस्ट फॉलो द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जहां प्लेंटिफ या तो रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, या कोई और काम कर रहा है, तो वहां पे प्लेंटिफ को जाके केस फाइल करना पड़ेगा, राइट। अब ऐसा क्यों किया गया है, राइट। तो ये प्रिंसिपल भी क्यों आया, तो बेसिकली ये माना जाता है कि इक्विटी जो है, राइट, इक्विटी मतलब एक तरह से जो न्याय है, जो जस्टिस है, is to be sought at the place which is convenient for the defendant। क्योंकि प्लेंटिफ के पास तो ऑलरेडी
चॉइसेस हैं फाइल सूट फाइल करने के एट ईदर ऑफ दीज प्लेसेस। अब अगर तुम देखो तो प्लेंटिफ के पास एक एडवांटेज है, राइट? क्या एडवांटेज है? हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं, राइट? जैसे हमने ए और बी वाला जो एग्जाम्पल लिया था, अब ए एंड बी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लेते हैं जो बी है वो रिसाइड करता है, उसका घर भोपाल में है, राइट? भोपाल में रहता है वो, उसका बिजनेस कानपुर में है, राइट? ए रिसाइड भोपाल में करता है, सॉरी बी जो है रिसाइड भोपाल में करता है, बिजनेस कानपुर में है। कॉज ऑफ एक्शन या जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है वो इंदौर में हुआ है। अभी सेक्शन 20 के हिसाब से अगर जाएं तो ए जो है इन तीन में से किसी भी जगह पे सूट फाइल कर सकता है, और इन तीन जगहों में से किसी भी जगह पे अगर ए सूट फाइल करता है तो बी इस ग्राउंड पे ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि मेरे लिए इनमें से कोई एक जगह जो है वो इनकन्वीनियंट है, इसलिए यहां पे सूट फाइल ना किया जाए। क्यों? क्योंकि ये सूट फाइल करने का अधिकार इन तीनों में से किसी भी एक जगह पे ए को सेक्शन 20 देता है, राइट? तो इसलिए ये एज अ मैटर ऑफ राइट जो प्लेंटिफ है, जो ए है, वो इन तीन में से किसी भी जगह पे सूट फाइल कर सकता है। तो ए के पास ये चॉइस है कि वो इनमें से कहीं भी सूट फाइल करे। मान लेते हैं कि वो भोपाल में, राइट, इस एग्जाम्पल में वो भोपाल में रहता है, पर ए उसका बिजनेस कानपुर में है। ए जो है ये डिसाइड करता है कि बी के अगेंस्ट वो कानपुर में केस फाइल करेगा, राइट? तो बी को अपने आप को कानपुर के कोर्ट में डिफेंड करना पड़ेगा। या फिर अगर ए ये चूज करता है कि मैं इंदौर में केस फाइल करूंगा क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन यहां अराइज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट यहां पे परफॉर्म होना था और कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म हुआ तो ब्रीच हुआ इंदौर में, तो उस केस में जो बी है, जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो ए जो है बी के अगेंस्ट केस इंदौर में भी फाइल कर सकता है। तो आप अगर देखोगे तो आप ये पाओगे कि इसके पास चॉइस है, प्लेंटिफ के पास चॉइस है तीन में से किसी भी जगह पे सूट फाइल करने की, इसलिए, राइट? तो प्लेंटिफ के पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है। तो यहां पे इक्विटी एक्ट्स एंड पर्सोनम के हिसाब से जो प्लेंटिफ है, अगर वो सूट फाइल करना चाह रहा है तो इन चार में से किसी भी जगह पे वो फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी एक्ट्स एंड पर्सोनम का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से प्लेंटिफ अगर न्याय चाहता है, प्लेंटिफ अगर कोई रेमेडी चाहता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, देन इन दैट केस ही मस्ट फॉलो द डिफेंडेंट, राइट? तो यहां पे थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की गई है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के राइट्स को, राइट? ताकि प्लेंटिफ जो है किसी ऐसी जगह पे केस फाइल कर पाए जहां पे डिफेंडेंट का कोई कनेक्शन है, राइट? तो थोड़ा सा जो है सहूलियत डिफेंडेंट के लिए भी हो, और प्लेंटिफ के पास तो ऑलरेडी प्लेंटिफ को लॉ ने चार ऑप्शन दे दिए, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पे हम आएंगे। पहले हम एक एक वर्ड समझते हैं, राइट? तो अब अगर आप देखोगे तो ये कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं सेक्शन 20 में, कुछ फ्रेजेस यूज हुए हैं। तो देखिए सेक्शन 20 दो चीजों के बारे में बात करता है। एक सिचुएशन वो है जहां पे डिफेंडेंट अकेला है, तो उसके हिसाब से जहां भी वो रह रहा है, बिजनेस है या जहां पे वो वर्क कर रहा है, वहां पे केस फाइल किया जा सकता है। दूसरा, अगर डिफेंडेंट्स हैं, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, राइट? जब मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं तो उस केस में भी ये सेक्शन 20 उसका भी सोल्यूशन बताता है कि कहां केस फाइल किया जा सकता है, राइट? तो पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स मतलब एक केस में एक से ज्यादा डिफेंडेंट। हम पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। मान लेते हैं एक केस में ए जो है, ए ने बी, सी, डी, ई इन सब से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। इन सब ने मिल के ए को ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये सब मिल के ए को 50,000 लीटर्स जो है मिल्क सप्लाई करेंगे, राइट? पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं कर पाए। ए जो है इनके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है। अब देख लेते हैं, बी जो है, बी रिसाइड करता है, बी रहता है दिल्ली में, सी का रेसिडेंस लखनऊ में है, डी का रेसिडेंस अलीगढ़ में है और ई का रेसिडेंस अहमदाबाद में है, ठीक है? ई का रेसिडेंस, अब अहमदाबाद की स्पेलिंग के लिए प्लीज पार्डन मी, राइट? दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, अलग अलग जगह इनका ये है। अब इनका बिजनेस भी ऐसे ही अलग अलग जगहों पे है, राइट? अभी मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं,
तो किस डिफेंडेंट के हिसाब से, किस हिसाब से अब ए कहां केस फाइल कर सकता है? मान लो ए डिसाइड करता है तो ए इन चार में से किसी भी जगह पे केस फाइल कर सकता है। अब इसमें मान लो अगर इनका प्लेस ऑफ बिजनेस भी अलग है, राइट, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है कोटा है, राइट, इसका डी का प्लेस ऑफ बिजनेस नैनीताल है, राइट, और सी का प्लेस ऑफ बिजनेस कानपुर है, राइट, और बी का प्लेस ऑफ बिजनेस गाजियाबाद है, राइट। तो अब आप देख लो यहाँ पे 8 सिटीज इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ए जो है इनमें से किसी भी एक जगह पे सूट फाइल कर सकता है, राइट, प्रोवाइडेड, तो मतलब मान लो हम ये सोचते हैं कि ए ने दिल्ली में केस फाइल किया, तो अब तो ए के पास ये ऑप्शन तो है कि वो फाइल कर दे, पर बाकी सारे जो डिफेंडेंट्स हैं बी सी, जो सी डी और ई हैं, दो एक कंडीशन से यहां पे पूरी होनी चाहिए। पहला, राइट, पहला जो कंडीशन है वो ये है कि हमने पढ़ा था लास्ट लाइन में कि अदर डिफेंडेंट्स मस्ट अक्वीज इन द सिलेक्शन ऑफ द जुरिस्डिक्शन, राइट। अब मान लो बी जो है, सी डी और ई जो है, वो इस बात से ऑब्जेक्ट नहीं करते कि केस दिल्ली में फाइल हुआ है, राइट। तो पहली बात तो ये कि सी डी और ई भी अग्री हो जाते हैं कि ठीक है, हम दिल्ली में जो जहां पे बी रहता है वहां पे ए ने सूट फाइल किया है प्लेंटिफ ने, तो दिल्ली में ही हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो पहली बात तो ये, अगर ऑब्जेक्ट नहीं किया है। दूसरा, इन केस जो दूसरे डिफेंडेंट्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया है, तो उस केस में अगर कोर्ट ये डिसाइड करता है ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद कि इस केस में, इस कोर्ट में, मतलब इस पर्टिकुलर केस में यहां पे जहां भी मान लीजिए दिल्ली में सूट जो फाइल किया गया है वो बाकी पार्टीज के लिए भी कन्वीनियंट है, ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होगी, राइट, तो उस केस में भी क्या होगा, दिल्ली के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा, दिल्ली में ए केस फाइल करेगा और ए जो केस है इसका ट्रायल दिल्ली में हो जाएगा, राइट। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक कि बाकी जो डिफेंडेंट्स हैं, मान लीजिए किसी केस में मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं, तो उस केस में बाकी जो डिफेंडेंट्स है वो ऑब्जेक्ट ना करें। दूसरा, अगर वो ऑब्जेक्ट करते हैं तो फिर कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा उनके ऑब्जेक्शन पे। अगर कोर्ट ये बोल देता है कि नहीं, ऑब्जेक्शन करने वाली कोई जरूरत नहीं है, केस जो है यहां ट्राई किया जा सकता है, तो उस केस में फिर इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा मल्टीपल डिफेंडेंट्स के केस में, राइट। तो उस केस में आई थिंक अब आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, हम इसका एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, राइट। अब इसको हम समझते हैं। इट सेज इफ देयर इज नो कॉमन प्लेस, अगर कोई कॉमन प्लेस नहीं है लोगों के बीच में, तो सूट कहां फाइल किया जा सकता है? सूट कैन बी फाइल्ड एट ईदर ऑफ द प्लेसेस वेयर ईदर द डिफेंडेंट रिसाइड्स, वर्क्स और डज बिजनेस, राइट, कि जहां पे भी वो बिजनेस करते हैं, रहते हैं, वहां फाइल किया सकता है, प्लस जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां भी किया सकता है। तो मान लो इस केस में कॉज ऑफ एक्शन हम मान लेते हैं कि बनारस में मिल्क सप्लाई करना था, राइट, तो इन लोगों ने नहीं किया सप्लाई, तो बनारस में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, तो बनारस में भी केस फाइल किया जा सकता है, राइट। तो जहां पे ईदर ऑफ द डिफेंडेंट में से कोई भी डिफेंडेंट रहता है वहां केस फाइल किया जा सकता है, प्लस नीदर ऑफ अदर डिफेंडेंट शुड रेज देयर ऑब्जेक्शंस। पहले हमने यही समझा कि कोई भी डिफेंडेंट उसको ऑब्जेक्ट ना करे, राइट, पर अगर ऑब्जेक्शन रेज करता भी है कोई डिफेंडेंट, पर कोर्ट ने क्या करा, एक हियरिंग करी उस ऑब्जेक्शन पे, और अगर डिसाइड कर दिया फाइनली दैट कि इसी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेंगी और प्लेस इस जगह से किसी को बाकी जो डिफेंडेंट्स हैं उनके लिए इनकन्वीनियंट नहीं है, तो उस केस में क्या माना जाएगा, उस केस में उस जगह पे केस फाइल किया जा सकता है, राइट, जहां पे भले ही दूसरे डिफेंडेंट जहां के नहीं है, जहां पे बिलोंग नहीं करते, राइट। आई थिंक आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। अब और कुछ टर्म्स देख लेते हैं अपन। एक्चुअली एंड वॉलेंटरली रिसाइड्स, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट जहां पे रिसाइड करता हो, उसका बिजनेस हो और वो पर्सनली वर्क करता हो फॉर गेन, राइट। तो अभी जो रिसाइड करना है ना, ये वॉलेंटरी होना चाहिए, राइट। तो मतलब एक्चुअली एंड वॉलेंटरली रिसाइड, तो इसका मतलब क्या है, रिसाइड करने का मतलब क्या होता है, स्टे करना, कि आप उस जगह पर रहते हो, राइट। तो डिफेंडेंट को कैसे रहना चाहिए, एक्चुअली फिजिकली रहना चाहिए, राइट, रिसाइडिंग एट अ प्लेस, एंड सच रिसाइडिंग शुड बी वॉलेंटरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई इंसान जेल में है, ठीक है, अब जो हमने ए और बी का एग्जांपल लिया था, हम मान लेते हैं जो बी डिफेंडेंट है, बी वैसे तो रहने वाला बनारस का है, राइट, पर ये जेल में बंद है, और जेल में कहां पे बंद है, ये जेल में बंद है अहमदाबाद में, राइट।
तो क्या ये माना जाएगा कि यहाँ पे रिसाइड करता है? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप जेल में जाते हो, आप अहमदाबाद की जेल में रह रहे हो या फिर अंडमान की जेल में रह रहे हो, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी इच्छा से नहीं हो जेल में, राइट? तो इसलिए ये जो रिसाइड करना है ये वॉलंटरीली नहीं होता। तो इसका क्या रेसिडेंस ये माना जा सकता है कि वो क्योंकि अहमदाबाद की जेल में पिछले 10 साल से है तो वो अहमदाबाद में रिसाइड कर रहा है? नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस जो है इंसान खुद से भी कर सकता है और किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकता है। तो मान लीजिए जो ए है, अगर ए दिल्ली में रहता है और कलकत्ता में बिजनेस करता है, कलकत्ता में उसका एक एजेंट है, उसके थ्रू वो बिजनेस करता है, तो क्या माना जाएगा कि ए जो है उस ए का बिजनेस कलकत्ता में भी है, राइट? तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, राइट? तो कोई जो डिफेंडेंट है वो जहां पे बिजनेस कर रहा है वहां पे भी केस फाइल किया जा सकता है। फिर उसके बाद पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। अब ये फ्रेज आपको शायद लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, बिजनेस तो ऊपर लिखा ही हुआ है, राइट? तो देखो, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन का जो मतलब होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। हम मान लेते हैं कि कोई इंसान पेंटर है, ठीक है, डिफेंडेंट, और क्या होना चाहिए? पर्सनली, राइट? ये एजेंट के थ्रू नहीं है, ठीक है? तो जो डिफेंडेंट है वो इधर फिजिकली और मेंटली, वो या तो फिजिकली काम कर रहा हो या मेंटली काम कर रहा हो फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, राइट? इफ ही डज वर्क ओनली फॉर चैरिटी इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पर्सनली वर्किंग फॉर गेन। इस चीज को ध्यान से समझना होगा। मान लेते हैं कोई इंसान पेंटर है, राइट? बी जो है हम मान लेते हैं पेंटर है। अब ये कहीं पे हम इसको ऊटी पहुंचा देते हैं, चलिए अच्छी अच्छी जगहों के एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऊटी में बी बैठ के, बी जो है पेंटर है और ऊटी में काम करता है। अब हमें दो चीजें देखनी होंगी। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पर्सनली वर्क्स फॉर गेन लिखा हुआ है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ है? वो काम प्रॉफिट के लिए कर रहा हो वहां पे, राइट? इनकम अर्न करने के लिए कर रहा हो। तो ऊटी में अगर हम मानते हैं, अगर ये जो पेंटिंग का जो काम करता है, जो पेंटर है, राइट, ये काम करता है और इसको इसकी सैलरी मिलती है या फिर इसको इसकी अर्निंग होती है, पैसे कमाता है अपनी पेंटिंग्स बेच के, एग्जीबिशन लगा के, तो उस केस में हम मानेंगे कि ही इज पर्सनली वर्किंग फॉर गेन। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो ऊटी में है, पेंटर है, पेंटिंग यहां पे भी करता है ये, पर इस पेंटिंग के जरिए ये क्या करता है? जो भी पेंटिंग्स बेचता है उससे वो फंड रेज करता है। वो पैसा अपने लिए यूज नहीं करता, फंड रेज करता है। किस चीज के लिए? चैरिटी के लिए। और वो जो अमाउंट है वो चैरिटी किस चीज के लिए करता है? कैंसर अवेयरनेस या कैंसर से रिलेटेड जो कॉज है उसके लिए चैरिटी करता है। तो इस केस में हम ये नहीं मानेंगे कि जो बी है, बी पर्सनली वर्क्स फॉर गेन इन ऊटी। क्यों? क्योंकि ये चैरिटी के लिए काम कर रहा है, तो इसको हम नहीं मानते पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। पर्सनली वर्क्स फॉर इसीलिए स्पेसिफिकली लिख दिया गया है सेक्शन 20 में दैट ही मस्ट, अ पर्सन मस्ट पर्सनली वर्क फॉर गेन, राइट? तो अगर वो चैरिटी के लिए काम कर रहा है तो ऊटी विल नॉट बी हिज प्लेस ऑफ वर्क, राइट? बट अगर वो इनकम अर्न करने के लिए कर रहा है देन इन दैट केस ऊटी विल बी हिज प्लेस ऑफ वर्क, राइट? आई होप आपको ये जो टर्म्स हैं अब क्लियर हो गए होंगे। अब बाकी चीजें हम देखते हैं इसमें अब हम समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस करने का क्या सीन है। कंपनी वाला जो ये सिचुएशन है वो समझते हैं। देखिए सेक्शन 20 की अगर हम अब देखिए, अब जो कॉरपोरेशन है, राइट, एक, तो अब इसका रेसिडेंस तो होता नहीं है, कोई कंपनी का घर थोड़ी होगा, राइट? इसका क्या होगा? इसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, ठीक है? तो एक कंपनी के अगेंस्ट केस कहां पे फाइल किया जा सकता है? ये सेक्शन 20 का एक्सप्लेनेशन उस बात का आंसर देने की कोशिश करता है। तो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है जहां पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो और जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, राइट? जहां पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो और जहां पे उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ठीक है? तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। कॉज ऑफ एक्शन तो हम सबको पता है। कॉज ऑफ एक्शन कहां पे अराइज होता है? जहां पे किसी का लीगल राइट वायलेट होता है। तो मान लो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि कंपनी एक्स को मिल्क पाउडर सप्लाई करेगी, ठीक है?
और वो मिल्क पाउडर सप्लाई कहां पे करेगी? मिल्क पाउडर सप्लाई करेगी शिमला में, राइट। तो जब मिल्क पाउडर शिमला में सप्लाई करेगी, ये अग्रीमेंट था, बट देन सप्लाई नहीं किया, तो कॉज ऑफ एक्शन कहां राइज हुआ? कॉज ऑफ एक्शन शिमला में राइज हुआ। इसका मतलब शिमला में केस फाइल किया जा सकता है इस कंपनी के अगेंस्ट। अब ये तो आसान चीज है, आप सब समझते हैं, आई एम श्योर। अब दूसरा हम ये समझते हैं कि इस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होगा। तो इसके लिए सेक्शन 20 का एक्सप्लेनेशन हमें बताता है, 3 सिचुएशंस देता है। पहली, अगर कोई कंपनी का सोल ऑफिस है, मतलब एक ही ऑफिस है, राइट, ठीक है, और इंडिया में और कोई ऑफिस नहीं है, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या माना जाएगा? जहां पे भी वो सोल ऑफिस है। लेट्स से लखनऊ में उसका ऑफिस है, पूरे इंडिया में एक ही ऑफिस है, तो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा? प्लेस ऑफ बिजनेस लखनऊ होगा, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसका एक ऑफिस है जो हेड ऑफिस है, प्लस कुछ बाकी जो अदर ऑफिसेज भी हैं, राइट, ब्रांच ऑफिसेज जिनको बोलते हैं वो भी हैं, पर जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो इन ऑफिसेज के अलावा कहीं और अराइज हुआ है। लेट्स से हेड ऑफिस तो लखनऊ ही है, हम इसी के साथ चलते हैं, प्लस अदर ऑफिसेज इसके जो हैं चेन्नई में, राइट, कोलकाता में, मुंबई में, 3 इसके ऑफिसेज और हैं। पर जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, इस कंपनी को जो सप्लाई करना था वो कहां पे सप्लाई करना था? शिमला में सप्लाई करना था, पर इसने सप्लाई यहां नहीं करा, तो कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ है? शिमला में अराइज हुआ है, राइट। तो इस केस में भी जो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस लखनऊ को ही माना जाएगा, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन लेते हैं। इस कंपनी का हेड ऑफिस, जैसे कि हमने देखा, लखनऊ, ठीक है, हेड ऑफिस है लखनऊ में, प्लस ये अदर ऑफिसेज जो हैं सेम है, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। पर जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मान लेते हैं, अब इस एग्जांपल को हल्का सा ट्वीक करते हैं, तो इसको जो मिल्क सप्लाई करना था वो कोलकाता में सप्लाई करना था, राइट। तो कॉज ऑफ एक्शन, और इसने सप्लाई नहीं कर पाया, तो कॉज ऑफ एक्शन कहां राइज हुआ? कोलकाता में राइज हुआ। तो उस केस में इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कंपनी का क्या माना जाएगा? कोलकाता माना जाएगा, राइट। तो देखिए 3 सिचुएशन। पहली सिचुएशन कि अगर कंपनी का केवल एक ही ऑफिस है, तो जहां पे कंपनी का वो ऑफिस सिचुएटेड है, उस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस वही माना जाएगा, राइट। तो फिर केस कहां फाइल किया जा सकता है? अगर हम पहला एग्जांपल लें, जहां पे कंपनी को शिमला में मिल्क पाउडर प्रोवाइड करना था, सप्लाई करना था, वो नहीं कर पाई, तो केस या तो शिमला में फाइल किया जा सकता है या मुंबई या लखनऊ में फाइल किया जा सकता है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस लखनऊ है और कॉज ऑफ एक्शन यहां अराइज हुआ है, राइट, शिमला में अराइज हुआ है। दूसरा, अब इसका हेड ऑफिस लखनऊ में, प्लस जो अदर सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं वो जो ऑफिसेज चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में हैं। तो अब यहां पे जब केस की बारी आएगी, तो अब इस केस में क्या होगा? पर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज कहीं और हुआ है, शिमला में अराइज हुआ है, तो ना ही वो हेड ऑफिस के एरिया में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ना ही जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं वहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ बिजनेस को माना जाएगा जहां पे उसका हेड ऑफिस है। ऐसे केस में भी प्लेस ऑफ बिजनेस हेड ऑफिस माना जाएगा। पर तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन ये है कि कंपनी का हेड ऑफिस एक जगह है, प्लस इसके बाकी जो ऑफिसेज हैं वो अलग अलग जगहों पे, राइट, और कॉज ऑफ एक्शन भी इन्हीं किसी एक जगह में अराइज हुआ है जहां पे सबऑर्डिनेट ऑफिस है, राइट। फॉर एग्जांपल इस केस में कोलकाता में भी सबऑर्डिनेट ऑफिस है और यहीं पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो यहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस क्या माना जाएगा? कोलकाता को माना जाएगा, राइट। अब हम इसको इस इलस्ट्रेशन से समझने की, अब हम इसको इलस्ट्रेशन वगैरह आपने देख लिया है, अब हम सेक्शन 20 में जो इलस्ट्रेशंस हैं, बाकी इलस्ट्रेशंस हैं, वो भी एक बार देखते हैं, तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी। ए जो है क्या है? ट्रेड्समैन है कैलकाटा में, राइट। तो ए का जो बिजनेस है वो कहाँ है? कैलकाटा में, ठीक है। बी का बिजनेस दिल्ली में, ठीक है। बी अपने एजेंट के थ्रू कैलकाटा में गुड्स खरीदता है, तो बी गुड कहां खरीदता है? कैलकाटा में, अपने एजेंट के थ्रू, ठीक है। और किसकी गुड्स खरीदता है?
ए की गुड्स खरीदता है कैलकाटा से, राइट। ए क्या करता है, ए डिलीवर कर देता है उन गुड्स को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी को कि भाई कैलकाटा में कि आप जो गुड्स हैं आप उसको आप बी तक पहुंचा दो, राइट, ठीक है। अब इस केस में मान लेते हैं कि ए जो है, राइट, ए गुड्स सप्लाई कर देता है और ए जो है वो बी को सू करना चाहता है, किसके लिए, पैसे के लिए, कि भैया आपने हमारे पैसे नहीं दिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया पर पैसे नहीं दिए। तो ए जो है बी को कहां पे सू कर सकता है प्राइस ऑफ गुड्स के लिए, कैलकाटा में भी कर सकता है जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। क्यों, क्योंकि बी ने कैलकाटा में ही तो गुड्स खरीदी ए से, राइट, खुद से नहीं खरीदी, एजेंट के थ्रू खरीदी, पर खरीदी कहां पे, कैलकाटा में खरीदी। उसी तरीके से क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कैलकाटा में राइज हुआ है तो यहां सूट फाइल हो सकता है, और इन दिल्ली। क्यों, क्योंकि बी जो है, बी कौन है, डिफेंडेंट। मान लीजिए बी ने पैसा देने से मना कर दिया तो ए सूट फाइल करेगा, तो बी डिफेंडेंट। तो दूसरी जगह सूट कहां फाइल हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। क्यों, क्योंकि बी का बिजनेस कहां पे है, बी का बिजनेस दिल्ली में, राइट। तो आपको ये क्लियर होगा। अब दूसरा इलस्ट्रेशन इसका समझ लेते हैं। ए जो है रिसाइड कहां करता है, शिमला में, राइट। बी रिसाइड करता है कैलकाटा में, सी रिसाइड करता है दिल्ली में, राइट। अब ए बी एंड सी ये सारे कहां होते हैं, बनारस में होते हैं, ये सारे बनारस गए हुए हैं, ठीक है। अब वहां पे ये दोनों मिलके बी एंड सी क्या करते हैं, एक प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, राइट, एक प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं और एक ज्वाइंट प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं पेबल ऑन डिमांड। मतलब जब भी ए क्लेम करेगा वो पैसा जो है बी एंड सी को उन्हें देना पड़ेगा, तो ए को वो प्रॉमिसरी नोट क्या करते हैं, ए को दे देते हैं। तो अब ए जो है, मान लो वो प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है, तो ए जो है वो इनको कहां कहां पे सू कर सकता है, बीएनसी को। ए शिमला में भी कर सकता है, कैलकाटा में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है और बनारस में भी कर सकता है, राइट। तो बनारस में तो कर ही सकता है क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है बनारस में, राइट, तो उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। पर मान लो ए सू करता है शिमला में, तो उस केस में बी एंड सी क्या है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि भाई आप शिमला में क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप कैलकाटा, बी बोलेगा आप कैलकाटा में करो, सी बोलेगा आप दिल्ली में करो। तो अगर ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि शिमला में केस इनके लिए क्या इनकन्वीनियंट है, और अगर कोर्ट को लगता है इनकन्वीनियंट है तो कोर्ट हो सकता है डायरेक्ट कर दे कि आप कहीं और फाइल करो। बट अगर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकन्वीनियंट नहीं है और सूट यहीं ट्राई होगा, तो फिर उसके बाद ट्रायल कहां पे होगा, शिमला में होगा। दूसरा काम ये हो सकता, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस की थी कि बी एंड सी इस बात पे ऑब्जेक्ट ही ना करें कि केस जो बाकी लोग हैं बी एंड सी जो हैं वो इस बात के लिए ऑब्जेक्ट ही ना करें कि केस कहां फाइल हो सकता है। हालांकि मैंने आपको शायद एक चीज गलत बोल दी, ए तो केस फाइल कर रहा है ना, तो शिमला में फाइल नहीं कर सकता, राइट। इस एग्जांपल में आप इसको दोबारा मैं आपको बताता हूं, राइट। ए तो अब प्लेंटिफ बन गया, राइट। तो देखिए ए डिफेंडेंट बन गया तो अब क्या बना, ए प्लेंटिफ बन गया तो अब क्या बचा, कैलकाटा, दिल्ली। तो मान लेते हैं अब ए के पास कहां कहां ऑप्शन है केस फाइल करने का, बी एंड सी के अगेंस्ट, बनारस में जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, दूसरा कैलकाटा में जहां पे बी रहता है, और तीसरा दिल्ली में जहां पे सी रहता है, राइट। और अगर इनके प्लेस ऑफ बिजनेसेस अलग अलग होंगे तो वहां पे भी कर सकता है, राइट। तो अब अगर मान लो, अब इसमें दो सिचुएशंस अराइज होती हैं कि मान लो ए कैलकाटा में फाइल करता है तो सी इस बात के लिए ऑब्जेक्ट कर सकता है कि आप कैलकाटा में क्यों कर रहे हो, आप दिल्ली में करो, मेरे लिए इनकन्वीनियंट है जगह। तो अब कोर्ट इस बात को सुनेगा, इस ऑब्जेक्शन को, और कोर्ट अगर ये डिसाइड करता है कि नहीं कैलकाटा में जो केस है वो ठीक फाइल किया गया है, उसको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, राइट, तो उस केस में क्या होगा, केस का ट्रायल कैलकाटा में ही चलेगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कैलकाटा में केस फाइल हुआ, सी ने भी सबमिट कर दिया, सी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, बोला ठीक है मैं कैलकाटा में अपने आप को डिफेंड करूंगा, राइट। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 20 इज ऑल अबाउट। मैंने आपको सेक्शन 20 बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत ही आराम से, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू। आई होप अब आपको सेक्शन 20 क्लियर होगा। इसमें एक दो केस लॉज हैं, मैं उन केस लॉज के बारे में भी आपको बता देता हूं, राइट।
तो अगर आप पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी 1991 के बारे में इस जजमेंट को देखोगे सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में इसमें क्लैरिफाई किया था कि सेक्शन 20 का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये क्लैरिफाई करता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होगा कंपनी का, राइट। तो उसमें इसने बताया कि प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे माना जाएगा जहां पे कंपनी बिजनेस कर रही है, और या तो अपने सोल या प्रिंसिपल ऑफिस पे, राइट। ठीक है, कैसे? बाय लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन क्या होता है? देखो, लीगल फिक्शन होता है कि फिक्शन का मतलब जो चीज रियल नहीं है पर उसको मान लिया गया है। अब फॉर एग्जांपल लीगल फिक्शन से आपने देखा, जो हमने एग्जांपल देखा कि जो कॉरपोरेशन थी उसका ऑफिस, हेड ऑफिस लखनऊ में था, राइट। बाकी जो ब्रांच ऑफिसेस थे वो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में थे, राइट। और जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था वो कॉज ऑफ एक्शन शिमला में अराइज हुआ। फिर भी प्लेस ऑफ बिजनेस क्या माना गया ऐसे मामले में? प्लेस ऑफ बिजनेस क्या माना गया? हेड ऑफिस माना गया, राइट। तो या एक और एग्जांपल मैं आपको लीगल फिक्शन का देता हूं, सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप देखो, हम ये मानते हैं कि लॉ में दो तरह के पर्सन होते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप, राइट, मैन, विमेन, ट्रांसजेंडर्स, हम सब नेचुरल पर्सन हैं। उसके अलावा एक और पर्सन होते हैं, लीगल पर्सन होते हैं, राइट। जैसे जो कंपनी होती है उसको भी लॉ क्या मानता है? एक पर्सन का स्टेटस देता है। कौन सा? कैसा पर्सन? लीगल पर्सन। ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, केस फाइल कर सकता है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है, राइट। या आइडल हो गई, भगवान की मूर्ति हो गई, ठीक, इनको भी लीगल पर्सन माना जाता है। तो इसलिए लीगल फिक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज एग्जैक्टली नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर भी उसको प्लेस ऑफ बिजनेस माना गया है। तो यहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस किसको माना जाता है, राइट। अगर इंडिया में उसका अकेला ऑफिस है तो प्रिंसिपल, तो उसका जो सोल ऑफिस है या फिर प्रिंसिपल ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है, राइट। ये बात इस केस में बोली गई थी। इसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, आप उस इलस्ट्रेशन को याद रखोगे, आप कभी नहीं भूलोगे सेक्शन 20, राइट। अब हम चलते हैं